गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा पिछला, वरना आप भूल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। आज है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि इसका उत्तर जो है वो भारत है और भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है 1 माह के लिए। तो जो भी अस्थायी सदस्य बनते हैं उनको 1 माह की अध्यक्षता का समय दिया जाता है। तो लगभग जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 1 माह की अध्यक्षता उनको सौंपी जाती है। तो भारत की अध्यक्षता का जो समय था वो अगस्त में शुरू होने वाला था और भारत ने इसकी अध्यक्षता की कमान संभाल ली है। तो आप याद रखिएगा, भारत इसका सही आंसर है और भारत जो है 2 वर्षों के लिए इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। क्योंकि इसके स्थायी सदस्यों की अगर हम बात करें तो यूएनएससी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो हैं वो 5 स्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, फ्रांस है और रशिया है, चाइना है। ये 5 जो सदस्य हैं, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके साथ साथ में अभी जब भारत अस्थायी सदस्य बना था तो भारत के साथ साथ में नॉर्वे बना था अस्थायी सदस्य, केन्या बना था अस्थायी सदस्य और उसके साथ साथ में मैक्सिको भी अस्थायी सदस्य इसका बन गया था। भारत तो बना ही था और भारत के साथ साथ में आयरलैंड भी इसका अस्थायी सदस्य बना था। तो भारत के साथ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बने हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का चार्टर कब लाया गया था, कि भाई कब ये अस्तित्व में आया था, तो इसका चार्टर लाया गया था, आप याद रखिएगा, 26 जून 1945 को इसका चार्टर लाया गया था। और अगर हम बात करें ये लागू कब से हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 से अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो लागू है। तो 24 अक्टूबर से हम इसकी स्थापना का दिवस एक तरीके से मनाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। कुल 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा क्रिकेटर है। अभी भारत और श्रीलंका के मध्य सीरीज चल रही थी, आपने देखा था, जिसमें रविंद्र जडेजा जी जो थे वो कैप्टनसी संभाले हुए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम है इसरू उदाना। इसरू उदाना इनका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब श्रीलंका का नाम आया है तो थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में आप जानिए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे, हम श्रीलंका की बात करें, आप याद रखिएगा जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ आप उसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ इस स्क्रीन पर लिखना ईजी नहीं होता है, तो आप सुन करके भी उसे नोट कर सकते हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें, जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की कैपिटल है, जो कि श्रीलंका के पश्चिमी तट पर, जो श्रीलंका का पश्चिमी तट है उस पर ये स्थित है, श्रीलंका की कैपिटल। इसके साथ साथ कोलंबो को भी श्रीलंका की कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुद्रा, यहाँ की मुद्रा है रुपया। हम्बनटोटा बंदरगाह भी है यहाँ पर और हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी है। हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों की लीज पर किसको दिया गया है? चाइना को दिया है श्रीलंका ने। जबकि अगर हम बात करें जो यहाँ का हम्बनटोटा एयरपोर्ट है वो किसके पास है? तो वो अपने भारत देश के पास है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर एक त्रिकोणमाले बंदरगाह भी बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। उत्तर पूर्वी आप इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ में है। तो उत्तर पूर्वी तट पर यहाँ पर त्रिकोणमाले जो पोर्ट है वो भी स्थित है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की बात करें तो गोटभाया राजपक्षे यहाँ के क्या हो जाते हैं? यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो इन्हीं के भाई महिंदा राजपक्षे इनका नाम है, ये यहाँ के क्या हो जाते हैं? ये यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं।
अगर हम बात करें श्रीलंका का प्राचीन नाम, तो 1972 1972 तक यहाँ का नाम सिलोन था। उसके बाद इसका नाम लंका किया गया और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा सम्मान दिखाने के लिए श्रीलंका इसको किया गया। तो जो श्री शब्द जोड़ा गया वो सम्मान के रूप में यहाँ पर लंका में जोड़ा गया, क्योंकि खाली लंका शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, तो शायद इन्होंने श्रीलंका शब्द को इसी वजह से श्रीलंका बनाया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो था यूके से कब आज़ाद हुआ था, ये यूके का उपनिवेश था और यूके से 4 फरवरी 1948 को ये यूके से आज़ाद हुआ था। और गणराज्य कब बना, तो गणराज्य बना था 22 मई 1972 को ये गणराज्य बन गया था। तो श्रीलंका के बारे में ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, आप इनको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सारी के सारे तथ्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर टाटा समूह के चेयरमैन जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन, इन्होंने यहाँ पर कौन से देश में, तो भारत में इन्होंने निवेश की बात कही है कि भारत में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। तो अलग अलग इनके क्षेत्र हैं, जो टाटा समूह की कंपनी है वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। फिर चाहे हम बात करें स्टील सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन में इनका सहयोग हमें देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर में इनकी कंपनीज हैं, इसके साथ साथ होटल्स हैं इनके, और कंज्यूमर गुड्स में भी इनका हमें सहयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टाटा समूह की जब हम बात करते हैं तो ये इन्होंने भारत में निवेश की बात की है, जो ये सही इनके क्षेत्र हैं इनमें ये निवेश करने के अपना प्रयास करेंगे। कुछ लोग भारत में निजीकरण को गलत बताते हैं, लेकिन अगर हमारे भारत में टाटा समूह जैसी कंपनियां हैं तो निजीकरण कहीं से भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है टाटा समूह के अस्तित्व के बारे में तो एक बार उठा करके देखिएगा, टाटा समूह वो कंपनी है जिसने आज तक भारत में कभी भी कर चोरी नहीं की है। किसी भी प्रकार से भारत के संविधान में दिए गए जो भी दिशा निर्देश हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए कई सारी कंपनीज करती है। इवन मुकेश अंबानी की कंपनी भी जो करों में जो कर के नियम बनाए गए हैं उनमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर ये कर चोरी करने का प्रयास करती हैं, लेकिन टाटा समूह ने कभी ऐसा नहीं किया। और रतन टाटा की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इनके लिए कई सारे नियम भी बदले गए, क्योंकि बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं और इन्होंने सच में भारत के लिए एक प्रयास किया है और तब जाकर के ये मुकाम इन्होंने हासिल भी किया है। तो भारत में इनके जैसे निवेशक भी हैं, निजी निवेशक हैं, जिन्होंने न जाने करोड़ों लोगों को व्यापार दिया हुआ है, करोड़ों लोगों को बेरोजगार होने से बचाया हुआ है। अगर इनके जैसी कंपनियां, अगर ये निजी क्षेत्र की बात होती है, अगर इनके जैसी कंपनियां बंद हो जाए तो न जाने कितने लोगों का घर, मतलब कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोचने वाली बात है। तो निजीकरण गलत नहीं होता है कुछ हद तक, अगर निवेशक भारत मतलब देश के समर्थन में रहते हैं हमेशा, तो वो निवेशक या निजीकरण कभी गलत नहीं हो सकता। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर टाटा समूह ने 28,900 करोड़ रुपए के निवेश की बात की है। अब अगर हम टाटा समूह की बात करें तो थोड़ा सा टाटा समूह के बारे में आप जानिए। टाटा समूह का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है मुंबई में इनका मुख्यालय स्थित है। मुंबई में बॉम्बे हाउस करके है, यहाँ पर इनका मुख्यालय स्थित है। 1868 में यहाँ पर टाटा समूह की स्थापना हुई थी 1868 में। और जमशेद जी टाटा जो हैं, जमशेद जी टाटा जी को जाना जाता है इसके संस्थापक के रूप में। अगर हम चेयरमैन की बात करेंगे तो नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत सारे सेक्टर्स जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इनका हमें कंपनीज और इनका सहयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार वो राज्य है जहाँ पर खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई है। बिहार के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो बिहार की जो कैपिटल है वो, यहाँ की कैपिटल क्या है, पटना है। पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और कुसुमपुरा हमें इतिहास में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन हो जाते हैं, फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्रसिद्ध क्या क्या है बिहार में, वो कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ की मधुबनी पेंटिंग, जिसमें राधा और कृष्ण की रासलीला का, या आप कह सकते हैं इनके चित्रण का वर्णन किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में शाही लीची और जर्दालू आम यहाँ के प्रमुख जीआई टैग में आते हैं।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें विधानसभा की, यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो 243 243 यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो 75 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। तो ध्यान रखिएगा, द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हो जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें याद रखिएगा। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रहा, तो प्यार का पौधा नामक कैंपेन बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसके साथ साथ ऑपरेशन कोबरा, हमें माफिया जो होते हैं उन माफिया गिरोह को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था। इसके साथ साथ ऑपरेशन उजाला चलाया गया था मुजफ्फरपुर में, ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर में चलाया गया था। और कोइलवर करके एक बांध है सोन नदी पे, इसका उद्घाटन किया गया था। और बिहार में इसके साथ साथ में जब अभी कुछ दिन पहले चुनाव होने वाले थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 राजमार्ग परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा की गई थी, इनका उद्घाटन किया गया था। और संजीवनी ऐप, कोरोना के दौरान संजीवनी ऐप भी जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सारी की सारी बिहार के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा देश है जिसने मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर है। उज्बेकिस्तान जो कि एक मध्य एशियाई देश है, जिसकी अगर हम बात करें तो अरल सागर के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो याद रखिएगा, अरल सागर के साथ में अजरबैजान और उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है। अरल सागर चर्चा में बहुत बना रहता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ रहा है। और एक आप यूट्यूब पर थोड़ा सा वीडियो देखते रहा करिए, तो एक वीडियो इसमें पड़ा हुआ है जिसमें इसने दिखाया है कि अरल सागर कितना पीछे, मतलब कई 100 किलोमीटर ये पीछे खिसक गया है। और वहाँ पर इसके अंदर से इतने बड़े बड़े भूखंड बाहर आ गए हैं। तो वो जो व्यक्ति जिसने ये वीडियो बनाया था उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये रियल है, क्योंकि अभी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम कभी अरल सागर देखने जा ही पाएँ। तो कम से कम वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की अगर हम बात करें, उज्बेकिस्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है शवकत मिर्जियावे। शवकत मिर्जियावे, इनका नाम लिखती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता चल सके। शवकत मिर्जियावे इनका नाम है। ये यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। मुद्रा यहाँ की क्या हो जाती है? सोम यहाँ की मुद्रा है। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो सोम यहाँ की मुद्रा है। और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल हो जाती है। ताशकंद बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता भी हुआ था। तो उज्बेकिस्तान यहाँ मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी इसके द्वारा की गई है। ये एक मध्य एशियाई देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में दीपक दास ने नए लेखा महानियंत्रक के कार्य रूप में कार्यभार संभाला है और इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये आपको बताना है। तो ये 25वें बन गए हैं लेखा महानियंत्रक, दीपक दास इनका नाम है। और इन्होंने सोमा राय वर्मन का स्थान संभाला है। तो सोमा राय वर्मन जो कि 24वीं लेखा महानियंत्रक थे, इनका स्थान अब संभालेंगे दीपक दास जो कि 25वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लेखा महानियंत्रक लेखा मामलों पर केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार है। वो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं कि मतलब भाई इसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत रह करके काम करता है। तो इस पर केंद्र सरकार का हमें दबाव देखने को मिलता है क्योंकि ये स्वायत्त नहीं है। वहीं अगर हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो वो एक स्वायत्त पद हो जाता है। वो किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करता है, तो वो स्वायत्त है। वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है वो रिपोर्ट एकदम सटीक होती है, उस पर केंद्र सरकार का कोई भी दबाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपक दास बने हैं और सौम्या रॉय बर्मन का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित कार्यवाहक सरकार ने सैन्य शासक जनरल मिंग आंग हलिंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर इन्होंने ग्रहण किया है? तो हमें पिछले कुछ दिनों से म्यांमार में बहुत ही सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। तख्ता पलट हुआ यहाँ पर। यहाँ की जो चांसलर थी आंग सान सू की, इनको जेल में कैद कर दिया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका पद एकदम बिल्कुल खाली कर दिया गया। और ऐसा काम किया गया यहाँ की सेना के द्वारा। तो सेना ने, जिनका जो प्रमुख जनरल थे जिनका नाम है मिन आंग हलिंग, इनके द्वारा ये कार्य किया गया।
तो यहाँ पर मिन आंग हलिंग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और इनका ये भी कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि 2023 तक हम म्यांमार में चुनाव कराएं। तो फिलहाल तो ये खुद ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि हम 2023 तक फिर से चुनाव कराएंगे और लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा ऐसा बयान जारी किया गया है, क्योंकि अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र वापस लाने की बात की जा रही है। तो 2023 तक हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक जो शासन है वो प्रधानमंत्री बन करके यहाँ के जो सेना प्रमुख है जिनका नाम है मिन आंग हलिंग, ये ही शासन चलाएंगे। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाती है, नाइपीडो यहाँ की कैपिटल हो जाती है और क्यात यहाँ की मुद्रा हो जाती है। नाइपीडो कैपिटल और क्यात यहाँ की मुद्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? तो अमित शाह ने फिलहाल कल बहुत सारी जगहों पर उद्घाटन वगैरह किया है। केरल में भी इन्होंने एक सुरंग का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से आप सभी परिचित हैं, अधिकतर चर्चा में बना रहता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, इसके बारे में आप जानिए, लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए खर्च करके ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इनको नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इनका नाम है एस.एन. घोरमडे। यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है सेना का उप प्रमुख। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया है? तो ये यूएन का, अगर हम ईयू की बात करें तो ईयू के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने यहाँ पर कहा है कि डेटा लीक करने जैसा जुर्माना लगाया गया है। और किस पर लगाया गया है? तो अमेजन पर लगाया गया है। अमेजन जहाँ A to Z आपका सारा सामान मिलता है, तो यहाँ पर इस कंपनी पर डेटा लीक जैसी बात सामने आई है, क्योंकि डाटा संरक्षण आयोग के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। तो 6,600 करोड़ रुपए का काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया गया है अमेजन कंपनी पर। तो अमेजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और आज का आपके लिए जो प्रश्न है वो है कि अमेजन की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? अमेजन की स्थापना कब हुई थी और इसका संस्थापक कौन है? तो अमेजन के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।